इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिस हॉब्स के पास डेनबीशायर में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आई होती है। एलिस हॉब्स के पास आकर हॉब्स से कहती है कि तुम्हें डेनबीशायर में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ पता है। इस पर हॉब्स एलिस से कहता है, मुझे पता तो है, पर उसके लिए कुछ खर्चा पानी लगेगा। इसके बाद एलिस हॉब्स को पैसे देते हुए कहती है, अब जाकर मुझे पता चला कि तुम्हारे पास शराब खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी मुझे सब बताओ। ईश्वर हॉब्स एलिस से कहता है, इन पैसों के लिए थैंक्स। मैंने बहुत सी जानकारियों को इकट्ठा किया है और उन जानकारियों से मैं कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। इस जंगल में उत्तर दिशा की ओर प्रीवियस रिलेम के प्राइम मिनिस्टर का एक मकबरा है। वो मकबरा जमीन के अंदर एक 3 लेयर वाली भूलभुलैया के अंदर है। ये प्राइम मिनिस्टर एक प्रकार का नेक्रोमांसर था। यहाँ पर नेक्रोमांसर का मतलब है आत्माओं को कंट्रोल करने वाला या फिर कोई ऐसा जादूगर जो आत्माओं से बात कर सके। उन सभी कंकालों और जिंदा मुर्दों को उसी ने समन किया था। और यही नहीं, स्टैंडिंग आर्मी जंगल के अंदर ही जिंदा मुर्दों को रोकने और कैपिटल से कुछ लोगों के यहाँ पर आने का इंतजार करने की प्लानिंग कर रही है। पर अब जो हालत हो चुकी है उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। भले ही यहाँ पर कैपिटल से कोई सेटल रैंक का एक्सपर्ट ही क्यों ना आ जाए। हॉब्स के मुंह से प्रीवियस रेम ये शब्द सुनकर एलिस को सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लाउड को देखते हैं जो अपने टेंट में बैठकर सोच रहा होता है। फिर वो कहता है, प्रीवियस रेम को जिंदा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। इतना कहते ही क्लाउड सभी लोगों के सोने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही सभी लोग सो जाते हैं वैसे ही क्लाउड अपने टेंट में से निकलता है और बाहर जाने लगता है। क्लाउड को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एलिस भी जाग रही होती है। जैसे ही एलिस क्लाउड को बाहर जाते हुए देखती है, एलिस भी क्लाउड का पीछा करने लगती है। एलिस क्लाउड का पीछा करते हुए कहती है, मुझे इस आदमी पर पहले ही शक था। आज रात मुझे यह पता चल जाएगा कि आखिर ये है कौन। तभी हॉब्स भी एलिस को गेट से बाहर जाते हुए देख लेता है। एलिस को देखने के बाद हॉब्स कहता है, क्या वो एलिस थी? पर वो इतनी रात को अकेली बाहर क्यों जाएगी? शायद ये मेरे मन का वहम ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम पहाड़ों का सीन देखते हैं। क्लाउड पहाड़ों में जो अंडरग्राउंड पैलेस होता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। एलिस भी क्लाउड का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। एलिस क्लाउड से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में छुपी होती है। फिर क्लाउड को देखते हुए कहती है, क्लाउड क्या पागल हो गया है जो इतने संकट में भी जिंदा मुर्दों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे ही क्लाउड उस गेट के अंदर चला जाता है तो एलिस उस गेट को देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि ये गेट अंडरग्राउंड भूलभुलैया तक जाने का रास्ता है। इसके बाद हम लोग सुबह आर्मी कैंप का सीन देखते हैं। आर्नोल्ड बहुत परेशान होता है क्योंकि वो एलिस को पूरे कैंप में ढूंढ चुका होता है और एलिस उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद आर्नोल्ड मर्लिन के टेंट में जाता है। जैसे ही आर्नोल्ड मर्लिन के बिस्तर के नीचे 2 लोग को सोते हुए देखता है तो उसे लगता है कि मर्लिन के साथ एलिस सोई हुई है। ये देखकर आर्नोल्ड बहुत दुखी हो जाता है और वो रोते हुए मर्लिन जो कंबल ओढ़कर सोया होता है उसे घिसते हुए कहता है, प्लीज़ एलिस, मुझे ये बताओ कि तुम्हें यह करने के लिए इस मर्लिन ने मजबूर किया। और जैसे ही आर्नोल्ड मर्लिन के कंबल को घिसता है वो देखता है कि मर्लिन तकिया दबाकर सोया होता है। मर्लिन को यूं तकिए के साथ सोता देखकर आर्नोल्ड को थोड़ी राहत मिलती है। कंबल खींचने की वजह से मर्लिन की नींद खुल जाती है। फिर वो गुस्से में आर्नोल्ड से कहता है, अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। ये कंबल मेरे शरीर का हिस्सा है, इसीलिए मेरा कंबल फाड़ने में और या मेरी चमड़ी उतारने में दोनों में कोई अंतर नहीं है। मर्लिन और हॉब्स के झगड़े की वजह से हॉब्स भी उठ जाता है और उठते ही हॉब्स आर्नोल्ड से पूछता है, आर्नोल्ड, सब कुछ ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या जो तुम इतनी सुबह सो रॉकेट की तरह यहाँ पर आ गए? इस पर आर्नोल्ड हॉब्स से कहता है, एलिस नहीं मिल रही है। मैं उसे पूरे कैंप में हर जगह ढूंढ चुका हूँ और हाँ, एलिस के साथ साथ क्लाउड भी नहीं मिल रहा है। कहीं क्लाउड एलिस को किडनैप करके यहाँ से भाग तो नहीं गया? आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद हॉब्स आर्नोल्ड से कहता है, शांत हो जाओ आर्नोल्ड, रोना बंद करो। मुझे लगता है कि मैंने उसे कल रात देखा था जब मैं नेचर कॉल के लिए बाहर गया था। शायद वो हाई रिवॉर्ड्स के लिए जंगल के उस मकबरे के पार चली गई होगी। यहाँ तक कि वो सेटर रैंक का एक्सपर्ट भी यहाँ नहीं। और ये भी हो सकता है कि एलिस और उस क्लाउड ने एक एग्रीमेंट कर लिया हो। तभी मर्लिन अपने कपड़े को चेंज करते हुए कहता है, बहुत अच्छी बात है एलिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल्स के खिलाफ जाने की। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ करोगी। मैं उसे बचकर जाने नहीं दूंगा। इस पर हॉब्स मर्लिन से कहता है, तो क्या तुम? हॉब्स की बात सुनने के बाद मर्लिन हॉब्स से कहता है, हाँ, तुम सही सोच रहे हो। जंगल के अंदर जो मकबरा है मैं उसके पास जाने वाला हूँ।
इस पर हॉब्स मर्लिन से कहता है, ज़्यादा आशावादी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे जैसा आयरन प्लेट एडवेंचर उन लोगों की मदद करने की जगह उनके लिए परेशानियां ही खड़ी करेगा। इसलिए तुम कहीं भी नहीं जाओगे। हम सभी लोगों को फॉलो करके सब्सटेंस अलाउंस अर्न करेंगे। हॉब्स की बात सुनने के बाद मर्लिन हॉब्स से जाते हुए कहता है, सब्सटेंस अलाउंस अर्न करना मेरा लक्ष्य नहीं है। इस बार जो दुश्मन मेरे सामने आए हैं वो अनडेड है, जिन्हें मैं अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे इस मिशन से हाई रिवॉर्ड्स अर्न करने होंगे। मर्लिन को जाते हुए देखकर आर्नोल्ड कहता है कि मर्लिन को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसके और एलिस के रिश्ते के लिए बहुत गंभीर हो चुका है। मैं इसे अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर मंजूरी देता हूँ। इस पर हॉब्स आर्नोल्ड से कहता है, यंग मास्टर काम पे नहीं जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम अंडरग्राउंड भूल भुलैया के दूसरे लेयर का सीन देखते हैं। क्लाउड अगले लेयर की तरफ जा रहा होता है। एलिस भी बड़ी सावधानी के साथ क्लाउड का पीछा कर रही होती है। क्लाउड का पीछा करते हुए एलिस मन ही मन सोचती है, ये भूल भुलैया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं क्लाउड का पीछा नहीं कर रही होती तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाती। लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि क्लाउड को देखने से ऐसा लग रहा है कि क्लाउड इस जगह से परिचित है। क्या ये यहाँ पर पहले भी आया है या फिर इसके पास इस भूल भुलैया का कोई मैप है? क्या इसका प्रीवियस रियम से कोई लेना देना है? और ये जो लड़ाई के निशान है, ये सब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पहले कोई गुजर चुका है। क्लाउड एक गेट के सामने पहुँच जाता है तो वह देखता है कि दो कंकाल उस गेट की सुरक्षा कर रहे होते हैं। जैसे ही उन कंकालों की नज़र क्लाउड पर पड़ती है, वो कंकाल क्लाउड पर अटैक कर देते हैं। उन कंकालों को अपने ऊपर अटैक करते देख क्लाउड उन कंकालों को एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। उन कंकालों को मारने के बाद क्लाउड उस कमरे के अंदर चला जाता है जिस कमरे की रक्षा वो दोनों कंकाल कर रहे थे। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा होता है, तभी वहाँ पर रोशनी होती है तो क्लाउड अपने सामने रिलेम के प्राइम मिनिस्टर को सिंहासन पर बैठे हुए देखता है। तो क्लाउड उनसे कहता है, आपको देखे हुए बहुत समय हो गया। इस पर प्राइम मिनिस्टर क्लाउड से पूछता है, तुम कौन हो? तुमने मेरे आराम करने की जगह पर घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मारूं इससे पहले मैं तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक मौका देता हूं। सर इयन, हमें मिले हुए 400 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। क्लाउड के मुँह से अपना नाम सुनकर प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके सामने खड़े इंसान को उसका नाम कैसे पता है। सभी चीज़ें सोच समझ लेने के बाद इयन क्लाउड से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? आखिर तुम कौन हो? इस पर क्लाउड इयन से कहता है, क्या आप टेम्पेस्ट एम्पायर के वॉरियर को नहीं जानते? जब इयन को पता चलता है कि ये टेम्पेस्ट का वॉरियर है तो इयन क्लाउड से पूछता है, बार्नार्ड तुम तो बहुत समय पहले ही मर चुके थे, तो तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? यहाँ पर बार्नार्ड क्लाउड का असली नाम होता है। इयन का सवाल सुनने के बाद क्लाउड इयन से कहता है, प्रिंस ने हम चारों हीरोज़ को डार्क मैजिक की मदद से फिर से जिंदा किया। अब हम प्रिंस के लिए अनडेड के तौर पर काम करते हैं। प्रिंस के जिंदा होने की खबर सुनकर इयन क्लाउड से पूछता है, क्या प्रिंस अभी भी जिंदा है? इस पर क्लाउड इयन से कहता है, जब प्रीवियस रियम को तबाह किया जा रहा था तब प्रिंस किसी तरह वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गए थे। वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके एल्फ ब्लड को चूस रहे थे ताकि वो अपनी लाइफ को बढ़ा सके। उनकी वजह से मैं आज फिर से सूरज की रोशनी देख पाया हूँ। क्लाउड की बातें सुनने के बाद इयन क्लाउड से कहता है, तो तुम अब क्या करने वाले हो? इस पर क्लाउड इयन से कहता है, हमें किंगडम को हटाकर प्रीवियस रियम को फिर से जिंदा करने के लिए और भी ज़्यादा ताकतवर शक्ति की ज़रूरत है। इसलिए आप जिस चाबी की रक्षा कर रहे हो वो मेरे हवाले कर दीजिए। क्लाउड की पूरी बात सुनने के बाद इयन क्लाउड से कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर चाबी के लिए आए हो? अगर पिछले किंग ने शैतानों के साथ सौदा नहीं किया होता तो आज हमारा राज्य नष्ट नहीं हुआ होता। हेल पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम भी गलत रास्ते पर जा रहे हो। इयन की बात सुनने के बाद क्लाउड इयन से कहता है, सत्ता के लिए कुछ त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता। तो चुपचाप मुझे यह चाबी दे दो। क्लाउड की बात सुनने के बाद इयन क्लाउड को सीधे सीधे मना कर देता है। फिर क्लाउड इयन से कहता है, मैं ये चाबी तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। इतना कहते ही वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। इयन क्लाउड के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे कहता है,
तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसकी जान युद्ध के मैदान में जाए। इस पर क्लाउड इयन से कहता है, अभी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किंगडम को रिवाइव करना है। दोनों ही योद्धा अपनी ताकत को बढ़ाकर एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी का प्रेशर डाल रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक में इतनी ताकत होती है कि उसके आसपास की सभी चीज़ें तबाह होने लगती है। उन दोनों की ताकत को देखकर एलिस भी हैरान हो जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।